नहीं रखा था, लेकिन आरसीएफ को से शुरुआत करना चाहेंगे। आरसीएफ के साथ साथ एनएफएल भी ले लीजिएगा और चंबल भी ले लीजिएगा। चंबल पे आपकी रिकमेंडेशन थी, तो एक बार में तीनों शेयर निपटा लेते हैं। इंट्राडे हाई पे जो है बंद हुआ है आरसीएफ का शेयर, काफ़ी शानदार रफ्तार दिखाई है इसने शुक्रवार के सत्र में, 2.25% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन काफ़ी सुस्त रहा है। तो क्या अब यहाँ से इसमें कुछ रैली की उम्मीद हम कर सकते हैं? बहुत लाइकली है, और एज आई ऑलवेज से रिस्क हर जगह है, देयर इज अ रिस्क एवरीवेयर, बट आपको ये फाइंड आउट करना है कहाँ कम रिस्क है। तो आरसीएफ विच क्लोज्ड 127.35 फ्राइडे के सेशन में, यहाँ पर छोटा रिस्क है। 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर कम से कम आपको 138 रुपए 138 जो कि 3 हफ्ते के दायरे पर आपको टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सब्जेक्ट टू कि बस ये इस बार 125 ना तोड़े नीचे। तो 138 से लेकर के 160 के टारगेट आरसीएफ में भी बनते हुए अब नजर आ रहा है। तो जितनी भी फर्टिलाइजर स्टॉक को लेकर के अगर कंफ्यूजन है तो देखिए, कंफ्यूजन में मार्केट नहीं रहता, उसको एक दिशा चाहिए। अब सबको क्लियर हो चुका है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिस पर असर पड़ सकता है, और जिस तरह से अभी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल जाता है तो इसके लिए पॉजिटिव बात होगी फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर के। सो इंडीड अब मौका है, अब मौका है, ये अभी खरीद सकते हैं। 120 का स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे। मैम का कहना ये 138 168 ये 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए। मैम एनएफएल इसके बाद जरा बात कर लेते हैं, और एनएफएल के बाद जो ये देखिए आ गया स्क्रीन पर आपके एनएफएल, और फिर उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर पे आपकी रिकमेंडेशन थी, क्योंकि फर्टिलाइजर में बात हो रही है हमारे कि अपने रेंज से बाहर है ये, लेकिन फिर भी इस पर बात करना चाहेंगे जी। तो एनएफएल पहले एक बार बात कर लेते हैं। एनएफएल इज 75 लाइन से फर्टिलाइजर स्टॉक से मूवमेंट बनेगा विपुल जी। छोटे रिस्क पर ज्यादातर स्टॉक ऐसे है जो छोटे रिस्क पर है, उसमें से चंबल भी है, एनएफएल भी है, और दीपक फर्टिलाइजर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन एनएफएल 75 के आसपास क्लोज हुआ है। लाइकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी छोटे रिस्क पर बनती है। 70 रुपए का 70 स्टॉप लॉस रखिएगा, एंड अपसाइड के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड के मामले में आपको जो टारगेट होंगे 85 से स्टार्ट होगा, तो 1:2 का टारगेट पहला बनता है यहाँ पर। 85 से लेकर के 100 की पॉसिबिलिटीज यहाँ भी है। और जितने भी ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स की अभी मैं फिलहाल बात कर रही हूँ आपसे, हम ऑलमोस्ट मिड ऑफ द जून में आ चुके हैं। खिसकते यहाँ से जो अगले 3 महीने का नजरिया भी आप लेकर के जाए तो 10 से 25 पीसी में 40% का मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है स्टॉक वाइज। दूसरा आपने पूछा, लास्ट है तीसरा, हाँ, चंबल फर्टिलाइजर मैम, जिसपे आपकी रिकमेंडेशन भी थी। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए फ्राइडे के सेशन के बाद 470 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ? तो देखिए 470 पर है, बाय कर सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर, और यहाँ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना, पॉइंट वाइज ज्यादा लग रहा है, परसेंटेज वाइज कम ही है। यहाँ पर 435 रुपए का 435 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगले हफ्ते में आपको 460 से 472 इस रेंज में एंट्री मिल जानी चाहिए, मोस्ट लाइकली मिल जाएगी। बहुत बड़ा गैप आप एक्सपेक्ट नहीं करिए, एंट्री मिल सकती है आपको। और वहां से जब आप ये एंट्री लें तो आपके लिए टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 510 अप टू 600 के तो मिनिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट, ये टारगेट आपका अच्छा खासा और भी बड़ा हो सकता है। तो इतनी तो पॉसिबिलिटीज है, इसके लिए भी चंबल फर्टिलाइजर में आप अटेम्प्ट करिए। एज आई सेड, ओवरऑल फर्टिलाइजर स्टॉक कुछ को छोड़ दोगे अगर आप जो चल चुके वाले थे, ज्यादातर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है, तो इसीलिए हमने इससे शुरुआत की। और दूसरा, चूंकि बात हो रही है ट्रंप साहब की स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर के, तो अब जरा सबसे बड़ा जो खतरा बैंकों पे मंडरा रहा था महंगाई को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, तो अब बैंक ले आते हैं, और ख़ासतौर से पीएसयूज पे ज़्यादा हम लोग बातचीत करते हैं क्योंकि सस्ते भी हैं। तो बहुत सारे शेयरों पे है मैम नजरें हमारी। सबसे पहले लेकर के आएंगे साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक पे हम लोगों के रडार पे भी रहा, समय से हम लोगों ने डिस्कशन भी किया, अच्छा चला भी। अब क्या करना चाहिए? फ्राइडे के सेशन में 3.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है, 46 रुपये 60 पैसे पे आ गया है। काफ़ी शानदार रैली रही है मैम बीते 1 महीने में, इसमें 21-22% चला है। अब क्या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या नई खरीदारी भी की जा सकती है? नॉट रियली, प्रॉफिट बुक करने का तो नहीं है। नई खरीदारी भी आप तब करिए जब आपको और कोई बैंक पर्सनली पसंद ना हो। देयर आर सम बैंक जिसमें कि सेंट्रल बैंक, पीएनबी, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इससे सभी में मजबूती रहेगी, लेकिन रिस्क के मामले में वो ज्यादा रिस्क, बेटर रिस्क रिवॉर्ड पर आ रहे हैं। तो जो साउथ इंडियन बैंक में आपको मेरी रिकमेंडेशन रही है यहाँ पर 38 से 40 की रेंज में बने रहिए और होल्ड भी करिए। टारगेट आगे के जो 60, 50 और 60 के जो टारगेट है वो इंटैक्टेड है, बट नई खरीदारी दूसरे काउंटर्स में कम रिस्क पर बन रही है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक वीक नहीं है,
बल्कि अगर आप देखा जाए तो टारगेट के मामले में अच्छा खासा यहाँ से और अपसाइड बचा है। जब हम 50-60 बोल रहे हैं तो अभी 46 पे चल रहा है। हम यहाँ पे कम से कम 20% अपसाइड और बात कर रहे हैं, 25%। तो बचा हुआ है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए सही जगह नहीं है क्योंकि नहीं, दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम। जिनके पास है अभी होल्ड करके जाए साउथ इंडियन बैंक, बहुत काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो 50-60 तक के टारगेट के लिए अभी होल्ड करने की सलाह है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूनियन बैंक को पे जानना चाहेंगे, 3.25% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। बहुत अच्छी चाल तो नहीं रही अभी तो एक महीने में, लेकिन काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और अभी फ्राइडे के सेशन में जो है एक अच्छी मजबूती भी रही। क्या सलाह रहेगी? इंट्राडे हाई के आसपास ही बंद हुआ है। प्राइस चार्ट पर एक साल में इसने लगभग 9% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल का बाद एक मोटा मोटा राउंड फिगर कर रही हूँ, 130%। 5 साल का रिटर्न 350% से ज्यादा। तो और इस कंडीशन में भी अपने सेक्टर, जो इसका मल्टीपल सेक्टर का है, 9.22% का है, स्टॉक अभी भी 6+ के पास में है। सो इतनी अच्छी सिचुएशन होने के बावजूद भी, मतलब अगर आप ऐसे कंपैरिजन करें, ज्यादातर पीएसयू बैंक साल का वही 10-12% प्रॉफिट दिखाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात आती है। तो ये ठीक जगह पर है। प्राइस चार्ट, फाइनेंशियल्स एंड जो वैल्यूएशन, कंफर्ट है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर आपको एक सिंसियर सलाह ये दूंगी, रादर फॉर लुकिंग फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, आप यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करें, कहीं भी नहीं तो आपको कम से कम 30 एंड अप टू 70% का रिटर्न अगले 6 महीने से 2 साल के दायरे पर बन सकता है, विच इज अ वेरी गुड डील। तो इंडीड 170-165 इस रेंज में मिलेगा अगले हफ्ते, खरीदिए, मिस मत करिए। और जो रिस्क है आपका, स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, 150 का मोर देन इनफ है। और टारगेट की स्टार्टिंग की बात करेंगे तो विपुल जी 170 पर क्लोज हुआ पिछला सेशन। मैं मानती हूँ यही आपको एंट्री मिल जाए, अगर तो भी 200 से लेकर के आपके 240 के टारगेट तो है ही है। तो बिल्कुल ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए सही काउंटर है आज के प्राइस पर। ठीक, और ये टाइम फ्रेम क्या बताया आपने? 6 महीने का ना? 6 महीने 200 रुपए। हाँ, उसके बाद के लिए ये मेंशन कर दिया कीजिए, कमेंट में फिर बाद में लोग कहते हैं कि सर एक बार टाइम फ्रेम आपने पूछा नहीं, वो मिस भी हो जाता है, क्योंकि शेयरों का फ्लो इतना ज़्यादा रहता है और तब भी लोगों की शिकायत रहती है कि ये शेयर तो डिस्कस किया ही नहीं है आपने। हाँ, लेकिन चलिए, ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए हर चीज़, हर लेवल जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब आपके लिए स्क्रीन पर लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। कैनरा बैंक पे बात कर लेते हैं, लगातार हमारे बातचीत का हिस्सा ये रहा है कैनरा बैंक। मैम, आप करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? क्या कैनरा बैंक को भी अभी अवॉइड लिस्ट में रखें, या कोई खास रैली रही नहीं, आधे % के आसपास की मजबूती, 131-32 का भाव, चला भी नहीं है पिछले एक महीने में कोई खास। अब उम्मीद क्या करें यहाँ पे कैनरा बैंक में? समस्या क्या आ रही है? देखिए, मैं ज्यादातर बैंक्स पर आपको बुलिश साउंड करूंगी। पहले तो मैं ये बता दूं अभी आपको कि इंडेक्स को लेकर के मेरा व्यू बुलिश है। कुछ ज्यादातर बैंक्स आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप सारे स्टॉक्स को उठाएं। कोई भी अपनी पसंद के 4-5 बैंकिंग स्टॉक लीजिए और सब में एक जैसा एक्सपोजर रखिए। मैं ये इसलिए बता रही हूँ विपुल जी, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स मेरे बाइंग रडार पर है और सब में बाइंग अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम बन रही है। तो सेक्टर पर, एक इंडस्ट्री में आपको ज्यादा वेटेज ना हो, उस चीज का ध्यान आपको रखना है। अब लाइन से, क्योंकि हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, कैनरा बैंक भी सेम स्टेटमेंट, जिस तरह से फ्राइडे की क्लोजिंग मिली है, ये इस तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं कि प्राइस अभी नीचे गिरने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से अपसाइड के ही व्यूज बनेंगे, और अगर खरीद बुरी से बुरी हालत में कोई डिस्काउंट आता भी है तो बहुत कैप्ड होगा, 5 से 15% से ज्यादा, ऐसा नहीं 50-50, 30-30% टूट जाने वाले हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। कैनरा बैंक क्लोज्ड 131 इन प्रीवियस सेशन लगभग। यहाँ से भी अगर आप एक स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो 123 का, तो पॉसिबली अपसाइड टारगेट अगले 4 हफ्तों के हिसाब से भी आपका कम से कम टारगेट यहाँ पर 140 का। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैच नहीं करता है, ये स्विंग के लिए है सिर्फ। इसके बाद आप कम से कम 155 रुपए के टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं बुलिश साउंड कर रही हूँ। अगर ये न्यूज जो मार्केट में अभी फ्लो हुई है और इसको बिल्कुल, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाला टंटा एकदम कट जाता है अगर, तो मार्केट में और कोई फियर फैक्टर है नहीं ना। बाकी जैसी हमारी सिचुएशन वैसी सबकी है। अब गवर्नमेंट का भी रुख थोड़ा बदल गया FIIs को लेकर के, तो ग्रेजुअली हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ और पॉजिटिव बातें भी आ जाए। तो इन फ्यूचर वी माइट ऑब्जर्व कि FIIs हमारी मार्केट में इंटरेस्ट लेने लगे। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो समीकरण है, ये पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है। इसीलिए बेचने का विचार तो मेरा नहीं है, जहां मौका मिला बाय कर लो, ये मौका एक है। चलिए, जहां मौका मिले बाय करें।
ये मौका है। JNK बैंक ले आते हैं, JNK बैंक पे जरा फटाफट नजर डालते हैं। ये मैम हम लोगों की डिस्कशन पक्का हिस्सा रहा है। हो सकता है हमारे दर्शकों ने जो है आपके कहने पर जो है अगर लिया भी हो तो भी उन्हें क्या करना चाहिए। 158 का भाव आ गया है, ये अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। 21% की रैली एक महीने में, क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? अभी यहाँ पे फ्रेश खरीदारी मत करिए, चल चुका है इसलिए, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स इससे बेहतर, बैंकिंग में भी दूसरे स्टॉक इससे बेहतर है। जिनके पास है, आपके पास 165, मतलब सेकेंड एंड थर्ड टारगेट अभी भी ओपन है। 165 190 था आई थिंक, उनके लिए अभी भी आप ओपन इसको होल्ड करके चल सकते हैं। डू मेंटेन योर ट्रेलिंग भाव एट 150, 150 पर ट्रेलिंग भाव लगा करके रखिएगा। फ्रेश मत खरीदिए। आई एम नॉट सेइंग दिस फ्रेश मत करिए बिकॉज की स्टॉक वीक है, नो, दूसरे मौके से सस्ते हैं, इसलिए ये बात बोलती हूँ। चलिए, बिल्कुल ये बात यहाँ पर है। और इसके बाद जरा PNB ले आते हैं मैम। PNB भी आपकी रिकमेंडेशंस रही है, अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? क्या यहाँ पे खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल, और सेंट्रल बैंक भी उनमें से एक बन सकता है। ये ऐसे दो काउंटर है जो बता दीजिएगा फटाफट। जी तो PNB 106 बाय करके जा सकते हैं। यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट आपके 115 से 130 फिर 140 बन सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका फिलहाल के लिए 96 है, और जिस दिन आपका 110 रुपए के ऊपर क्लोज कर दे, डू रिवाइज योर स्टॉप लॉस अप टू 100 बस, और इसके बाद आप आगे सेकेंड एंड थर्ड टारगेट का आराम से वेट करिए। बहुत ज्यादा डिक्लाइन अब नहीं लग रहा है, इसलिए बाय एंड होल्ड के विचार पर आप बाय करके जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पिछले सेशन में मेरे ख्याल से 30 के पास ही क्लोज हुआ है। यही रेंज है वो जो आपको छोटे रिस्क पर मिल रही है खरीदने के लिए। 27.5 रुपए का स्टॉप लॉस पिछली बार दिया था जब ये 30 पर चल रहा था, सेम स्टॉप लॉस अभी भी मेंटेन करना है। 30 से 31 रुपए की रेंज में खरीदारी करके पॉसिबल अपसाइड टारगेट अच्छे बन सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ही टारगेट अगर मैं दूं 3 महीने के हिसाब से तो 38 रुपए का होगा, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1 साल के लिए तो 50 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट करिए। दोनों कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस 27.5 रुपए का होगा। बहुत शानदार मैम बैंकों पे हमने ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी कवरेज कर ली। बहुत सारे शेयर छूट गए होंगे, लेकिन फिर भी आपके पसंदीदा बैंक में अगर 1-2 नाम लेने हो तो आप कौन से लेना चाहेंगी? ओके, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेंट्रल बैंक को पसंद करूंगी, पंजाब नेशनल बैंक को पसंद करूंगी, और बैंक ऑफ बड़ौदा को पसंद करूंगी, बिकॉज आज के डेट में ये सही भाव, सही रिस्क पर मिल रहा है, कम रिस्क पर मिल रहा है मीटू से। तो तीनों ऐसे काउंटर्स है जहां पर हम बाइंग ले सकते हैं। BOB में क्या टारगेट रहेगा आपका? क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे वैसे बैंक वो वाले हो गए जो PSU है। आपको प्राइवेट बैंक्स मुझे भी पसंद है प्राइवेट बैंक्स, तो उसमें आप कोटक बैंक को और को इंक्लूड जरूर कर सकते हैं। BOB पे जो आपने पूछा है 274 पर है, यही इसी प्राइस के आसपास 2-3 रुपए ऊपर नीचे इट्स ओके, लेकिन यहाँ से जो टारगेट है 295 ऑनवर्ड्स अप टू 320 के टारगेट्स विद स्टॉप लॉस एट 260, इसमें बन सकता है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट बैंकों से बाहर निकल करके। लेकिन बैंक